हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ज्यादा डिटेल से रिवीजन भी आपका कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सेगमेंट अपना होता है रिवीजन का। तो सबसे पहले हम लोग पिछले दिन का रिवीजन करते हैं। तो करते हैं रिवीजन। कल हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार कैंसर के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो उसमें है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में जो आयोजित किया गया था उसमें बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड किसे मिला? आगरा फिल्म को। आगरा ये फिल्म का नाम है। और अभी सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटा करके 6 दिन से घटा करके 3 दिन कर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अंश को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य 2030 तक हम लोग हासिल करेंगे। और अभी न्यू अमरावती जंक्शन जो है ये भुसावल डिवीजन का पहला और मध्य रेलवे डिवीजन का ये तीसरा रेलवे स्टेशन बना है। पूरी तरीके से पिंक स्टेशन होने वाला, यानी ऑल विमेन ऑपरेटेड ये स्टेशन है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया है। प्लक ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर को चुना है। और अभी हाल ही में जारी एनआईपीएफपी की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.0% इन्होंने प्रेडिक्ट किया है। केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के एक नया विधेयक लाया है, जिसके तहत इसकी नियुक्ति पैनल से सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाया गया है। इसके अलावा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक विकास सिन्हा जी का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग देखेंगे आज की करंट अफेयर। लेकिन आज की करंट अफेयर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, फ्रीडम सेल स्टार्ट हो चुकी है। इसके तहत बहुत भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको। एक चीज में कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूं। देखो बहुत सारे लोग ना कल 15 अगस्त के अवसर पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि 76वां है कि 77वां है। तो एक चीज यहां से देख लीजिए कि 77वां तो इस बार इंडिपेंडेंस है और 76 साल हम लोग के पूरे हो चुके हैं। ठीक है ना, मतलब आजाद हुए 76 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हम लोग मना रहे हैं 77वां इंडिपेंडेंस डे। तो गलत मत करना, गलत जगह कहीं पर भी पोस्ट मत करना, ठीक है। क्योंकि एक बार 1947 में भी हम लोगों ने मनाया था और उसके बाद 46 साल बाद अभी 47वां मना रहे हैं, ठीक है। और इसको लेकर के आपको एमजेटी के सभी वीडियो कोर्सेज पर और सभी ई बुक पर 76% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कूपन कोड में आपको इस्तेमाल करना है इंडिया 76। एमजेटी ऐप पर ही मिलेगा। आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल के लिए वीडियो में बने रहिए। एमजेटी ऐप पर ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त यानी कि आज हम लोग मनाएंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये दोस्तों एक प्रकार का शोक दिवस है। ये शोक दिवस इसलिए है क्योंकि जब 14 अगस्त को और 15 अगस्त को जब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था 1947 में, तो उस टाइम पर 14 अगस्त को क्योंकि हुआ था, तो इसीलिए कहते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो अब जब 14 अगस्त को ये हुआ था तो पार्टीशन के दौरान इधर से बहुत सारे लोग उधर गए, उधर से बहुत सारे लोग इधर आए। तो इसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने परिवारों से बिछड़ गए। तो इस दुख को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में यह दिवस अनाउंस किया था, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जब से ये अनाउंस किया गया है तब से कम 3 से 4 एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। तो आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो 2021 में शुरुआत हुई और अभी ये मनाया जा रहा है, ठीक है। 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे ये प्रमुख दिवस हैं अभी के अगस्त महीने के, इनका आप रिवीजन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी इसके बारे में हम लोगों ने रिसेंटली बात किया था, ठीक है। मैं आपको 2 से 3 दिनों में एक बार इसका पढ़ करके रिवीजन कराता हूं, बाकी दिन आपको रिवीजन करना होता है। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ये बहुत बड़ी न्यूज आई दोस्तों कल, ठीक है, और बहुत अच्छी न्यूज थी। भारत ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लिया है हॉकी में। भारत चौथी बार विजेता रहा है। भारत ने मलेशिया को हरा करके जीता है ये खिताब, ठीक है। मलेशिया की टीम को हरा करके ये रही भारतीय टीम और भारतीय टीम चौथी बार चैंपियन बनी है। इसका आयोजन दोस्तों चेन्नई में किया गया था। इसको लेकर के जब ये मस्कट लॉन्च हुआ, तमिलनाडु के सीएम ने हॉकी टर्फ लॉन्च किया था, तब भी मैंने आपको बताया था। लोग लिख लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। हॉकी टर्फ जो था ये कार्बन जीरो था, इसलिए चर्चे में था। कार्बन जीरो हॉकी टर्फ बेसिकली हॉकी का ग्राउंड को कहते हैं, उसकी घासों को कहते हैं। तो कार्बन जीरो हॉकी टर्फ लॉन्च किया गया था तमिलनाडु के सीएम के द्वारा। और जो इसका टाइटल स्पॉन्सर था वो कौन था? हीरो था।
हीरो, ठीक है ना। आप यहां पर भी देखोगे, यहां पर देखोगे हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, तो जो टाइटल के ऊपर नाम लिखा जाए जिस ब्रांड का, उसे समझिए टाइटल स्पॉन्सर है, जैसे टाटा आईपीएल होता है, ठीक है। तो ये हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, मलेशिया को हरा करके चेन्नई में हुआ, बुम्मन इसका मस्कट था, इसे आप याद रखेंगे। भारत सबसे ज्यादा बार जीत चुका है, पाकिस्तान 3 बार जीता है, भारत ने 4 बार ये खिताब जीता हुआ है। क्लियर है। चलिए, अच्छा अब हॉकी की बात आई है, हॉकी से कुछ चीजें रिवीजन करना तो बनता है। देखो, भारतीय हॉकी टीम की बात आ रही है। भारतीय हॉकी टीम के आपसे पूछा जाएगा कप्तान कौन है, कप्तान कौन है, तो कैप्टन जो है वो कौन है, कैप्टन जो है वो है हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। अच्छा, कोच कौन है, कोच कौन है, तो आप बताएंगे कोच है क्रेग फुलटन, क्रेग फुलटन जो है ये इसके कोच हैं वर्तमान में। अच्छा, एक चीज और, भारतीय हॉकी टीम ने ही ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद होगा ना, ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसमें, ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था। वैसे ओलंपिक में भारतीय हॉकी का शानदार प्रदर्शन रहा है, भारतीय हॉकी टीम ने अब तक 8 गोल्ड जीत चुके हैं, 8 गोल्ड जीते हैं ओलंपिक में भारत ने, ठीक है, सबसे ज्यादा गोल्ड। अच्छा, एक चीज और, हॉकी से याद आया, हॉकी टीम को स्पॉन्सर करती है ओडिशा गवर्नमेंट, चाहे वो सीनियर हॉकी हो टीम हो, चाहे वो जूनियर हॉकी टीम हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हॉकी का वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, ओडिशा में हुआ था, हुआ था ना जनवरी महीने में इसी साल। तो किसने जीता? जर्मनी ने जीता। किसने जीता? जर्मनी ने जीता है। जर्मनी जो है ये विनर रहा था, विनर रहा था हॉकी वर्ल्ड कप का, बेल्जियम को हरा करके। 2018 वाला भी ओडिशा ने आयोजित किया था, 2023 का भी आयोजन ओडिशा ने किया। ओडिशा में इसके लिए राउरकेला में एक बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम बनाया गया, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, जब भी क्लास देखो 25 से 30 मिनट में आपको तेजी से बहुत सारे फैक्ट बताए जाते हैं, तो आप नोट्स बना कर रखो और नोट्स अपना कंटिन्यू करते रहो, लिख लिख करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आरबीआई ने यूपीआई लाइट पेमेंट की लिमिट को 200 रुपए से बढ़ाकर कितना किया? तो देखो, आरबीआई ने यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो यूपीआई बेसिकली जो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके थ्रू आप जानते हो इंटरनेट की जरूरत पड़ती है और बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। लेकिन यूपीआई लाइट पेमेंट फीचर जो शुरू किया था आरबीआई ने, उसमें क्या किया था कि 200 रुपए तक का जो अमाउंट है ना, अगर कोई पेमेंट करना है ना आपको, तो उसके लिए बिल्कुल हैसल फ्री, आपको यूपीआई पिन वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप पेमेंट कर सकते हो 200 रुपए तक। ये था पहले, लेकिन अब इस लिमिट को आरबीआई ने बढ़ा करके 500 रुपए कर दिया है। हाँ, इसके लिए वॉलेट बनता है, वॉलेट बनता है और उस वॉलेट में पैसे स्टोर होते हैं। तो वो वॉलेट में पैसे जो 2000 रुपए स्टोर होते थे, वो 2000 रुपए ही अभी भी है फीचर, मतलब 2000 से ज्यादा नहीं आप ऐड कर सकते हो। और भेज पेमेंट कितना कर सकते हो? मैक्सिमम 500 रुपए तक, अब पहले 200 रुपए तक कर सकते थे। यूपीआई फीचर तो आप जान ही रहे हो दोस्तों, भारत का एक बहुत ही यूनिक फीचर है और पूरी दुनिया इसके मतलब चाह रही है कि हमारे यहाँ भी ये शुरू हो जाए। बहुत दुनिया, पूरी दुनिया भर में ये तहलका मचा रखा है, मतलब कि 15 से 16 देश जो हैं ये अभी यूज करना शुरू कर चुके हैं और भी देश जो है तेजी से ये अपनाने पर सोच रहे हैं। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये बेसिकली एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है, एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रोडक्ट है यूपीआई, ठीक है। तो इसके थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। अच्छा, आरबीआई ने एक नया डिजिटल करेंसी कॉन्सेप्ट शुरू किया है, ई रूपी। ई रूपी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जो ई रूपी होगा दोस्त, वो अपना होगा, ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक रुपया, वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बैंक करेंसी उसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स है जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, सितंबर 2022 में ये यूपीआई लाइट सुविधा शुरू की गई थी, ठीक है ना। अगला, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 मिलियन मीट्रिक टन यानी एमएमटी कार्गो को संभालने वाला सबसे तेज प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो सबसे तेज प्रमुख बंदरगाह बन गया है दोस्तों पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट ये कहां पर है? ये है ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में है। और ये पोर्ट जो है ना, ये 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 50 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो संभालने वाला, मतलब कि इसके कार्गो को आवाजाही करने वाला, ये व्यापार कराने वाला बन गया है पोर्ट, सबसे तेजी से वो भी। तो यहां पर देखिए इसका रिकॉर्ड बन गया है। और ये बंदरगाह जो है 942 जहाजों का संचालन भी कर चुका है इस वित्तीय वर्ष में। 942 जहाजें आई, सामान उतारी या सामान लादी और उसके बाद गई इस पोर्ट से। तो ये कहां पर है? ओडिशा में है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है ना। तो जगत सिंहपुर जिले में पड़ता है। अब दोस्तों पोर्ट आया है, तो पोर्ट कहां पर आते हैं? तटों पर आते हैं। भारत के तटों के प्रकार कौन कौन से हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। तो यहां पर देखोगे आप, गुजरात के इस तट से आपको यहां से लेकर के गोवा तक आना है। गोवा तक के इस जो एरिया है, इसके तट को कहते हैं कोंकण तट।
क्या कहते हैं, कोंकण तट। और उसके बाद यहाँ गोवा के बाद इधर कर्नाटक वाले बॉर्डर से आप ले लो और इधर आपका केरल तक, मतलब कि समझ लो तमिलनाडु के बॉर्डर तक, यहाँ तक का जो कोस्ट होता है उसे कहते हैं मालाबार कोस्ट। और अभी मालाबार नदी महोत्सव मनाया गया और मालाबार अभ्यास भी, सैन्य अभ्यास भी शुरू हुआ है, याद होगा ना आपको, ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब क्वाड कंट्रीज के साथ ऑस्ट्रेलिया इस बार आयोजन कर रहा है इसका, ठीक है। इसके बाद इधर आप देखोगे तो इधर पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से इधर उड़ीसा ले लो, उड़ीसा से लेकर के यहाँ तक पूरा उड़ीसा तक समझिएगा ये उत्कल कोस्ट पड़ता है। और इस उत्कल कोस्ट को यहाँ पर उत्कल कोस्ट करते हैं इस कोस्ट को, ठीक है। उसके बाद इधर जो है यहाँ से लेकर के बेसिकली आंध्र प्रदेश तक, इधर इधर नॉर्दर्न सर्कस भी बोलते हैं, आंध्रा कोस्ट भी कह सकते हो, और ये भी आंध्र प्रदेश, मतलब कि ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में 3 प्रकार के कोस्ट पड़ते हैं, ठीक है, जिनको आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट ये वाला एरिया होता है आंध्र प्रदेश से लेकर के इधर तमिलनाडु तक, जिसे कहते हैं कोरोमंडल। और ये पूछा जाता है, कोरोमंडल जो है ये पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो देखो अब पर्यावरण के अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च हुआ है, ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया हुआ है। और इनका कहना यह है, डेबिट कार्ड जो है इसको जो बनाते हैं, जो कंपनियां बनाती हैं, तो इसमें जो पीवीसी यूज होता है ना, वो पीवीसी इतना खतरनाक होता है कि समझ लो कि उसको बनाने के लिए, बेसिकली ये प्लास्टिक का यूज होता है, तो उसको बनाने के लिए ना मिलियंस ऑफ लीटर पानी बर्बाद होता है। इसके अलावा सैकड़ों सैकड़ों जो है वो किलो टन कार्बन जो है उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पर देखो 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की बचत हो पाएगी इससे, और 6.6 मिलियन लीटर पानी बर्बाद होने से बच जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स वगैरह आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी आरपीवीसी लॉन्च किया है। ये आरपीवीसी से बना होगा, यानी ऐसी पीवीसी होगी जो रिसाइकल्ड हो सकेगी, दोबारा से रिसाइकल किया जा सकेगा। तो इस प्रोसेस में इनका पानी भी बचाएंगे और कार्बन के उत्सर्जन को भी बचाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं ये पर्यावरण के अनुकूल डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसे लॉन्च किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो 2017 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास जी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? तो देखिएगा ये बेसिकली नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है ना। ये आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया है, लेकिन आयोजन किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसको ध्यान से समझिएगा कि मतलब जम्मू कश्मीर ने दिल्ली में आकर के इसका आयोजन किया है। यहाँ पर देखिएगा आप, ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये भारत अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो था, यानी एमएसएमईज के लिए था। एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इनके लिए ये एक्सपो और सम्मेलन था, 9वां इसका संस्करण था, ठीक है। तो भारत में खास करके जम्मू कश्मीर में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजित किया गया था, लेकिन यह आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था, प्रगति मैदान में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया, साथ ही साथ इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट थीम पर बेस्ड बॉक्स भी लॉन्च किए हैं, इसका उद्घाटन किए हैं, मतलब ओडीओपी योजना ये भी अपने राज्य में लाना चाहते हैं। ओडीओपी योजना लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है प्रगति मैदान की या कहीं नई दिल्ली में आयोजन की, तो याद रखना नई दिल्ली में ही भारत मंडपम जो है इसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने, जिसमें बताया गया है G20 की मीटिंग होगी, ठीक है ना, जो G20 की समिट होने वाली है। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इंडिया 76 कूपन कोड आपको यूज करना है, और ये 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक आपको हमारे सभी वीडियो कोर्सेज और सभी ई बुक्स पर 76% का डिस्काउंट मिलेगा। इतना बड़ा डिस्काउंट अभी तक कभी नहीं दिया गया है। अब आप सोचो, जीएस सफलता बैच जो मोस्ट प्रीमियम बैच है अपना, वो सिर्फ और सिर्फ 239 में मिल रहा है, और मैं तो आपको सबसे ज्यादा उसी को रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ये बैच लेकर के देखो, आपको समझ में आएगा कि मतलब जीएस आपने, अगर आपको लगता होगा जीएस आती है तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। आप इसको एक बार पढ़ करके देखो, आपका जीएस बिल्कुल अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एमजेटी ऐप पर ये मिलेगा, एमजेटी ऐप पर जाना है आपको, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आपको इसे लेना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपकी सहायता के लिए हाजिर हूं। ई बुक वगैरह आई है, ई बुक ये तो फ्री में की गई है, इसको आप डाउनलोड ही कर सकते हो जाकर वहां से। देश के पहले यूनिटी मॉल बनाए जाने की घोषणा हुई है, ये बताइए कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की मदद से ये बनाएंगे। केंद्र सरकार चाहती है कि भारत के सभी राज्यों में धीरे धीरे करके यूनिटी मॉल बनाए जाएं, लेकिन अभी के लिए कहां पर बनाया जाएगा? उज्जैन शहर में बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में। तो इसके लिए केंद्र सरकार मदद भी कर रही है, 284 करोड़ का पहला यूनिटी मॉल ये होगा। और कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां पर उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और महाकाल मंदिर है। महाकाल कॉरिडोर भी अभी अभी पिछली साल इसका उद्घाटन किया गया था, महाकाल कॉरिडोर का। तो महाकाल मंदिर भी है, क्षिप्रा नदी किनारे ये बसा है शहर, बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। फिलहाल यूनिटी मॉल में होगा क्या? यूनिटी मॉल में दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स होंगे। एक जिला एक उत्पाद के तहत जहां जहां के जिन जिन जिलों से जो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रहेंगे। जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं, हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, वो रहेंगे। और जो स्थानीय जो प्रचलित उत्पाद हैं वो सब रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे वहां गुची का कुछ खरीदोगे, ठीक है, जारा का कोई कपड़ा खरीदोगे, ये नहीं। वहां पर जो लोकल, जो समझ रहे हो ना कि मतलब पीएम मोदी का कहना भी था लोकल फॉर वोकल, लोकल चीजों को थोड़ा सा वहां पर लोग लेंगे भी और उनको प्रमोट भी करेंगे। तो ऐसी चीजें वहां पर रखी जाएंगी जो आम जनता द्वारा, जो लोकल नागरिकों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो वैसे प्रोडक्ट वहां पर बिकेंगे, ठीक है। और ऐसे आने वाले समय में और जगहों पर होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश आया है तो मैं यहाँ पर आपको आज मैप में नहीं दिखाया हूं। मैं आपको यहाँ से कुछ पॉइंट जो है मध्य प्रदेश का मैं आपको याद करा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे लाडली 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 बहना योजना इन्होंने शुरू किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में ही 1 प्रोडक्शन योजना शुरू की गई, यानी एक जिला एक उपज योजना। एक जिला एक उत्पाद जो है उत्तर प्रदेश का है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और एक जिला एक उपज इनका है, ठीक है। और साथ ही साथ एक जिला एक शिल्प अभियान भी इन्होंने शुरू किया था मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ कौन बने? तो एसबीआई लाइफ ये इंश्योरेंस कंपनी है, एसबीआई का ही पार्ट है समझ लो कि, और उसी का ये इंश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट है। तो इसके सीईओ बना दिए गए हैं दोस्तों अमित झिंगरन को बनाया गया है एसबीआई लाइफ का नया एमडी और सीईओ। इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस सेक्टर में, कई दशकों का अनुभव है। तो इनकी नियुक्ति को आईआरडीएआई ने मंजूरी भी दे दी है। आईआरडीएआई क्या है? ये है भारतीय जीवन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसी के द्वारा क्या किया जाता है? जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर में जो बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं, सीईओ नियुक्त होना होता है, एमडी नियुक्त होना होता है, उनके लिए इनकी मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये मंजूरी मिल चुकी है, तो मतलब ये नियुक्त कर दिए गए हैं। एसबीआई लाइफ की बात करें तो 2001 में स्थापित हुआ था, मुंबई में ये हेडक्वार्टर है। एसबीआई की बात करें अगर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी मुंबई में है। और इसके करंट टाइम पर जो कहें अध्यक्ष हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन, चर्चे में रही पुस्तक मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, इसके लेखक कौन है? तो इसको पुस्तक को लिखा है दोस्तों अभय के ने। अभय के बहुत ही फेमस ये जाने माने राइटर हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये बेसिकली एक पोएम है। तो ये है अभय के और इनकी ये पुस्तक है मानसून करके, ठीक है। तो मानसून करके ये पोएम है, मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। इनकी और भी जो पुस्तकें आई थी काफी ज्यादा प्रचलित हुई थी, जैसे नालंदा अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया था। इसके अलावा द मैजिक ऑफ मेडागास्कर ये पुस्तक भी इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये 2 और पुस्तकें आप इनसे याद रखिएगा, अभय के से। इन्होंने अभी ये पुस्तक नई लॉन्च की है अपनी। अगला, हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र लैंडिंग अंतरिक्ष यान लूना 25 लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दोस्तों रूस ने लूना 25 लॉन्च किया है। ये भी एक मून मिशन है। खास बात यह है कि इसके तहत भी इसने अपना लैंडर भेजा है। ये लैंडर चंद्रमा की धरती पर लैंड करेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपको चंद्रयान 3 वाली वीडियो में भी बताई थी कि जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तब तो ये कहा जा रहा था कि भारत बन जाएगा पहला देश जो चंद्रमा के दक्षिणी वाले हिस्से पर उतरेगा, अपना लैंडर उतारेगा। लेकिन लगता है कि भारत का वो सपना ही रह जाएगा पहला देश बनने का, क्योंकि इन्होंने लूना 25 लॉन्च किया है। और लूना 25 इन्होंने 11 अगस्त को लॉन्च किया। अब आप सोचोगे कि सर 11 अगस्त को ये लॉन्च किए, हम लोग लॉन्च किए थे 14 जुलाई को, तो पहले कौन पहुंचेगा? टेक्निकली कौन पहुंचना चाहिए? इसरो को पहुंचना चाहिए ना। लेकिन यहीं पर आपको देखो एक बात ध्यान रखनी है, इंडिया और रशिया में इस बात को लेकर के समझ लो एक प्रकार से कंपटीशन छिड़ गया है। जंग तो नहीं कहेंगे, कंपटीशन छिड़ गया है कि पहले कौन पहुंचेगा, क्योंकि उस छोर पर आज तक कोई देश नहीं पहुंचा है, ठीक है।
तो देखो इसमें रसिया वाले में ट्रिक क्या है, बात ये है कि रसिया जो है ना, इनके पास भाई पैसा है, खर्च करेंगे, बहुत हैवी रॉकेट है, बहुत फ्यूल है इनके पास। तो ये क्या करते हैं, इनका जो है, इनका जो लूना 25 होगा, ये भले से 11 अगस्त को लॉन्च हुआ है, लेकिन ये केवल एक राउंड लगाएगा और उसके बाद ही तुरंत ये चला जाएगा मून के ऑर्बिट में। उसके बाद वहां पर भी 1 से 1.5 ऑर्बिट में लगाएगा चक्कर, उसके बाद ये उतर जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, दक्षिण वाले हिस्से पर। अपना वाला जो है, अपना वाला जो लॉन्च किया गया था, मैंने आपको बताया था ना कि यहां पर कई सारे चक्कर लगाएगा, उसके बाद क्योंकि भाई अपने पास उतना बजट नहीं रहता है, तो कई चक्कर लगाएगा, उसके बाद यहां पर इनकी पृथ्वी के ग्रेविटी से लेकर के थोड़ा सा बूस्टअप उसे मिलेगा। जैसे आप धागा घुमाते हो ना, धागा घुमा करके अगर आप पत्थर बांधे रहो एक छोर पे, धागा घुमा करके आप फेंकते हो ना, वही काम यहां पर होगा। तो यहां पर यह हुआ। भारत अभी अगर करंट टाइम की बात करें तो भारत का जो इसरो का जो चंद्रयान 3 है वो यहां पर मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि यहां पर भी ये 10 दिन चक्कर लगाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके तब ये लैंड करेगा। जबकि रसिया वगैरह के रॉकेट काफी ज्यादा पावरफुल हैं, वो एक ही बार में चक्कर लगा करके उतर जाएंगे। यही कारण है ये 21 से 22 अगस्त में ही लैंड कर जाएगा, जबकि भारत वाला जो है वो 23 अगस्त को लॉन्च करेगा, वो उतरेगा वहां पर लैंड करेगा। लेकिन अब यहां पर भारत के लिए एक खास बात यह है कि भारत जो है ये अपना लैंडर तो उतारेगा ही उतारेगा, साथ ही साथ एक रोवर भी उतारेगा, जबकि उनके पास कोई रोवर नहीं है। भारत प्रज्ञान रोवर उतारेगा और विक्रम लैंडर लैंड कराएगा, ठीक है। तो ये रोवर मतलब कि भारत का समझ लो जो प्रोजेक्ट, जो मिशन होने वाला है, ये काफी सूझबूझ के साथ, बिना किसी को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी कंपटीशन से, अपने काम में लगा रहने को लेकर के यही तरीके से लॉन्च किया गया है। जबकि मुझे तो रसिया वाला लग रहा है कि ना कि पहले कौन पहुंचे, पहले कौन पहुंचे करके ये केवल रेस के लिए भेजा गया है। फिलहाल जो भी है, क्योंकि ये सब मिशन इतना जल्दी भी नहीं होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि रसिया जो है ये बस प्लान किया उसके बाद लॉन्च कर दिया, है ना। तो जो भी है कुल मिलाकर के इसरो वाला जो लॉन्च किया गया है, जो अपना इंडिया वाला लॉन्च किया गया है, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर कर सकेगा, ज्यादा चीजें भेजेगा। तो क्या ये दोनों लड़ जाएंगे, एक ही जगह पे गिरेंगे? नहीं, काफी दूर पर लैंडिंग होगी भाई, चंद्रमा छोटा मोटा थोड़ी ना है। बस ये है कि दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने वाला जो भी पहले पहुंचेगा वही बनेगा पहला देश, ठीक है। तो ये थे दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन आज के दिन के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो दोस्तों लाइक कर देना और शेयर कर देना। आपको रोज रोज मैं याद दिलाता हूँ एक बात कि हम लोगों ने टारगेट रखा है और टारगेट की तरफ हम लोग बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना तेजी से बढ़ेंगे, और हाँ, बिल्कुल होपलेस मत हो, हम लोग टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। अगर देखो इसमें क्या है ना, इसमें कंपाउंडिंग टाइप का काम करता है। हम लोग अभी 9 से 10 हजार व्यू तक पहुंच रहे हैं, 20 हजार पहुंचने में हम लोग को ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार 12 से 15 तक पहुंचने लगे ना, तो फिर 15 से 20 पहुंचने में समय नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग डेली शेयर कीजिए, डेली आप स्टेटस पर लगाया कीजिए वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, आप बूढ़े बच्चे भाई बहन सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सबके पास शेयर करो और स्टेटस वगैरह लगाओगे तो सब लोग देखेंगे ही, इन्फॉर्मेशन सबको मिलेगी। और मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने जो टारगेट बनाया है उसमें आप लोग जान डाल रहे हो, एक प्रकार से शेयर कर करके धीरे धीरे थोड़ा सा होप और बढ़ा रहे हो, और लग रहा है कि हम लोग जल्दी ही टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। टारगेट क्या है? 3 सितंबर को 5 साल पूरे हो रहे हैं इस डेली करंट अफेयर के, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि 3 सितंबर तक अपना जो ये डेली का व्यू है ये 20-20 हजार होने लगे व्यू, ठीक है ना। बाकी टेलीग्राम वगैरह पर आपको इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, कूपन कोड यूज कीजिएगा इंडिया 76, जिसके तहत आपको डिस्काउंट मिलेंगे। ई बुक वगैरह जो भी चीजें नहीं ली हो ना, जा करके आप ले सकते हो, आज बहुत अच्छा मौका है आज के लिए, मतलब कि ये ऑफर ही चल रहा है। तो लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था कि नागरी दुबराज चावल कहाँ का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिलेगा, तो मिला है, तो छत्तीसगढ़ का ये प्रोडक्ट है। आरबीआई जो है ये जब वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है तो बदले में जो इंटरेस्ट लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। उल्टा जब होता है, जब बैंकें जमा करती हैं तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आज आपको क्या बताना है, भारत T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को लागू करने वाला कौन सा देश है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नए विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल होने वाले हैं, इनको लेकर के आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।